हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर कर रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाता था, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाता था। ठीक है, उससे जुड़े हुए जो भी न्यूमेरिकल्स आते थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। वहाँ पर कॉमन आयन का क्वेश्चंस भी वहाँ पर बताया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में जाकर के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है, ठीक है, साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो, साल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये होता क्या है, इसको समझने से पहले तो मैं आपको बताऊं, एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस। अगर आपको याद हो, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शंस करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहां पर आपको बताया साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। तो सवाल आता है, हम तो यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन की कहाँ से बात आ गई। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की उल्टी रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, उसके रिवर्स रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मतलब क्या समझो, जैसे एसिड और बेस रिएक्शंस करके साल्ट और वाटर बना रहे थे, ठीक है, वैसे ही अगर हम साल्ट को पानी में डाल करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन करवाने लगे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, साल्ट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो याद आया यहाँ पर आपको कि एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर वही हम साल्ट को पानी में डालते हैं तो वाटर पानी से रिएक्शन, मतलब वाटर साल्ट किया जाता है, वाटर से रिएक्शन करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर क्या, हाइड्रोलिसिस, साल्ट की हाइड्रोलिसिस। सिंपल सा मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पर समझना, साल्ट का रिएक्शन विथ वाटर। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब याद रखना यहाँ पर, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करना, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस। देखो, एक टर्म और होता है, इससे मिलता जुलता आपको मिला होगा कहीं पर, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में अंतर है। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि वाटर से रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर अपने आयंस में टूटेगा H+ OH- में, और साल्ट जाकर के उन्हीं के आयन के साथ जुड़ करके कुछ और नई चीज़ बनाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शंस होगी, तो हाइड्रोलिसिस का टर्म यूज होगा। और हाइड्रेशन का टर्म यहाँ पर ये होगा, ध्यान से समझना, कि जैसे कि मान लेते कोई आयंस को अगर हम पानी में डाल देते, जैसे यहाँ पर वाटर था, ठीक है, हमने किसी आयंस को पानी में डाल दिया, तो वाटर उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वाटर उसको चारों तरफ से क्या करता है, ऐसे कवर करने लगता है। ठीक है, ऐसे चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स आयन को, ठीक है, एक फिजिकल बॉन्ड बना करके वहाँ पर कवर करने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रेशन। ठीक है, आयंस को चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से उसको सराउंड करना, घेरना, किसका, वाटर के द्वारा, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना, वाटर के H+ OH- आयन के साथ कोई ना कोई पार्ट, क्या बताओगे, इसका साल्ट का कोई ना कोई हिस्सा जाकर के रिएक्ट करेगा और कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस बात कर रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया, साल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये है न्यूट्रलाइजेशन और ये साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट और वाटर बन रहे थे यहाँ पर साल्ट और वाटर रिएक्शन करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया एक नोट करके पॉइंट, जो आगे मैं आपको क्लियर भी करूंगा। अभी के लिए अगर पॉइंट याद रखना है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। देखो, हाइड्रोलिसिस के लिए ज़रूरी है वाटर के साथ बॉन्ड बना करके वहाँ पर उसके साथ सोल्यूशन में एग्जिस्ट करे। जो भी प्रोडक्ट बने, वाटर के साथ साल्ट का जो भी हिस्सा रिएक्शंस करे, वो जा करके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो वाटर में वो एग्जिस्ट करे, उस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करे। ऐसा ना हो कि वहाँ पर पता चले कि बन के फिर टूट जा रहा है। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है, किसकी नहीं पॉसिबल है, अब बताओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, और याद रहे, कोई भी साल्ट होता है ना, वो दो हिस्सों से मिलकर के बना होता है। एक कैटायन होता है, दूसरा क्या हो जाता है, वहाँ पर एनायन हो जाता है। अगर हम कैटायन की बात करते हैं, जो कैटायन आता है वो बेस से आता है, जो एनायन आता है वो कहाँ से आता है, अब बताओगे, वो एसिड से आता है। जैसे कि आपने NaCl को आप जानते होंगे ना,
NaCl, ये एक सॉल्ट है। आपको पता है Na कहाँ से आया, एक बेस से आया। कौन से बेस से आया होगा, NaOH। अच्छा तो Cl कहाँ से आया है, एसिड से आया। कौन से एसिड से आया है, HCl से आया। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि NaOH और HCl, ठीक है, यही क्या कर जाते हैं, ये आप बताओगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि Na कहाँ से आया है, बेस से आया, क्योंकि यहाँ पर NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस, और Cl कहाँ से आया है, एसिड से आया, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ये आपको बेसिक सा वहाँ पर पता होना चाहिए कि साल्ट के पास दो हिस्से होते हैं, एक कैटायन वाला एक एनायन वाला। कैटायन वाला आता है बेस से और एनायन वाला आता है एसिड से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यही कैटायन और एनायन वाले हिस्से ही वाटर से रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कैटायन और एनायन से जो वाटर से रिएक्शंस करने जाएगा, कैटायन हो चाहे एनायन हो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है, मतलब वीक एसिड से या फिर वीक बेस से आया है, वही वाटर के साथ रिएक्शंस कर पाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कैटायन या फिर एनायन आए हैं, वो वाटर से कभी रिएक्शंस नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब एनायन स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है साल्ट के अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कैटायन भी स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है, और इसी की वजह से ना तो उसका कैटायन ना तो एनायन कोई भी हिस्सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट का वाटर से रिएक्शंस नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आगे आते हैं, अभी तो टॉपिक की शुरुआत हो रही है। अब इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या हो जाता है। पहले तो मैंने आपको बताया, ठीक है, साल्ट न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ही होता है वहाँ पर, क्या, साल्ट हाइड्रोलिसिस। कहा गया इट इज डिफाइंड एज reaction in which cation or anion or both ion of the salt react with water to produce acid or alkaline solution। बताया गया कि साल्ट का हिस्सा, चाहे कैटायन वाला चाहे एनायन वाला, चाहे दोनों हिस्से, चाहे कैटायन एनायन मतलब दोनों, वाटर से रिएक्शन करके वो एसिड और बेसिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उसको बताता हूँ। ये जो हाइड्रोलिसिस है इसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो साल्ट हमारे अगर देखा जाए चार टाइप्स के साल्ट बन सकते हैं एसिड और बेस से मिलकर के। पहला ऐसा हो सकता है कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, ठीक है, ये पहले टाइप का साल्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ऐसा हो सकता है बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, ये दूसरा साइड हो जाता है। और तीसरा हो सकता है कि हमारे क्या एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो तीसरा टाइप। और चौथा एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, चार। इसमें से जो चौथा टाइप था अभी अभी मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो इसके अलावा जो तीन बचे होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। क्यों? क्योंकि पहले मैं बताया स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस क्या है, वीक है। जो वीक वाला हिस्सा होना चाहिए उस साल्ट के अंदर, कोई न कोई हिस्सा वीक होना चाहिए, मतलब वीक से आना चाहिए। इसमें कौन सा है, पहले वाले मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड है, चलो इसको छोड़, लेकिन दूसरा कौन सा है, वीक बेस है, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। दूसरे में मैंने कहा कि एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, तब भी हो जाएगा क्योंकि एसिड यहाँ पर वीक वाला है। और तीसरे में क्या बता रहा हूँ, दोनों वीक हैं, तो दोनों का हो सकता है यहाँ पर। तो अब एक एक करके मैं तीन टाइप्स आपको बताऊंगा जिसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। पहली हाइड्रोलिसिस का यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, इसको कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ओनली कैटायन रिएक्ट विथ वाटर। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में कह रहे हैं केवल कैटायन ही, जो भी हमारा साल्ट है उसमें से केवल कैटायन वाला हिस्सा ही क्या करेगा, उससे रिएक्शंस करेगा। इसका मतलब क्या बताओ, कैटायन ही क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब कि कैटायन ही कहाँ से आया होगा, वीक से आया होगा। और कैटायन किससे आता है, एसिड से कि बेस से, बेस से आता है। इसका मतलब हमारा उस साल्ट में बेस क्या है, वीक है, तभी जो वीक होता है वही रिएक्शंस करेगा। अगर ये लाइन आपके दिमाग में बैठ जाती है तो कभी कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कौन सा हाइड्रोलिसिस करेगा कौन नहीं करेगा, कैटायन करेगा कि एनायन करेगा कि दोनों आयन करेंगे, फिर दोनों आयन नहीं करेंगे। अगर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो एक सिंपल सी लाइन आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है, क्या बताओ, कि जो हिस्सा वीक होगा वही वाटर से रिएक्ट करेगा, बस काम खत्म। तो चलो अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब केवल कैटायन ही क्या कर जाता है, वाटर से रिएक्शंस करता है। और यहाँ पर कैटायन वाटर से रिएक्शंस करेगा तो आपको बताइए यहाँ पर केवल V+। इसका मतलब एनायन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग से आया होगा, और वाटर जब रिएक्शंस करने से पहले अपने आयंस में टूटेगा, प्लस और माइनस में, ऐसे। तो ये तो प्लस है, तो वाटर का कौन सा हिस्सा पकड़ेगा, OH माइनस, तो क्या बना लेगा, BOH। और याद रहे वीक हिस्सा ही वाटर से रिएक्शंस करेगा,
और वीक हिस्सा वाटर से रिएक्शन करके वीक वाले को ही जन्म देगा। आया समझ में? अगर ये वीक है मतलब कि ये वीक बेस से आया था, तभी तो कैटायन है, तभी तो वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये वाटर से रिएक्शन करके वीक बेस का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, OH को तो इसने पकड़ लिया, सोल्यूशन क्या बचा रह जाएगा? H+, और इस H+ की वजह से पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाता है। क्योंकि जो वीक होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये तो वीक है, मतलब कि ये बन गए हैं, लेकिन जब इनको टूटने की बारी आएगी, कहा जाए कि तुम भी अपना OH निकाल के दो, तुम बेस बनो, तो कहता है कि मैं एक वीक बेस हूँ, मैं बहुत कम ही OH को यहाँ पर तोड़ करके निकाल पाऊंगा। क्योंकि वीक इनको क्यों कहा जाता है? ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, और यहाँ पर H+ सोल्यूशन में बचा रह जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। जो आयंस बचा रह जाएगा उसी की वजह से पूरा सोल्यूशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर H+ बचा रह गया तो पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, OH- बचा रह गया तो बताओगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाता है। तो चलो वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो पहला टाइप है यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब साल्ट का केवल और केवल कैटायन वाला हिस्सा रिएक्शन कर रहा है, और कैटायन जब रिएक्शन करता है तो वीक बेस बनाता है और पूरे सोल्यूशन में H+ आयन बचा रह जाता है, और उसी की वजह से पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है? बिकम्स एसिडिक हो जाता है। अगर कोई सोल्यूशन जिसका pH, अब बताओगे वो सोल्यूशन एसिडिक है तो उसका pH इतना तो कंफर्म है, वो 7 के क्या है? नीचे ही होगा। फिर बताइए एसिडिक सोल्यूशन, और अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि सच में वो सोल्यूशन एसिडिक है कि नहीं है, तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है, लैब में आपने देखा होगा कभी। तो लिटमस पेपर को हम लेके चलते हैं और आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब मीडियम कैसा होगा? एसिडिक मीडियम। आया समझ में? तो ब्लू से रेड जाने का मतलब वहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन था, तभी, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन का काम होता है ब्लू वाले को रेड में पहुँचा देना और बेसिक का रेड वाले को ब्लू कर देना। तो ये चीज़ें होती है। तो हमने इंडिकेटर का वहाँ पर यूज़ किया एज अ लिटमस पेपर, और उससे भी साबित हो जाएगा कि हाँ सच में वहाँ पर सोल्यूशन एसिडिक है, pH <<7 है। तो चलो, ये था कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, मतलब साल्ट का केवल कैटायन वाला हिस्सा ही क्या करता है? रिएक्शन कर रही जाता है। अभी इन सबका डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ पर टाइप हम देख रहे हैं। दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या? साल्ट का जो एनाइन वाला हिस्सा होगा वही वाटर से रिएक्शंस करेगा। जिसे मान लेते हैं साल्ट का A- वाला हिस्सा एनाइन था, वही वीक, आपको बताइए वीक रहा होगा, ठीक है। और एनाइन किससे आते हैं हर कोई बताओ? एसिड से। मतलब कि उस साल्ट में एसिड वाला ही हिस्सा केवल वीक रहा होगा, तभी एनाइन रिएक्शंस कर रहा है अकेले। और बताओगे यहाँ पर वाटर से रिएक्शंस करने के लिए वाटर अपने प्लस और माइनस में से टूटा, तो बताओ किसको पकड़ेगा? H+ को पकड़ेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा? Ha। और मैंने कहा जो वीक होता है वही रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके किसको जन्म देता है? वीक वाले को ही जन्म देता है। तो एक एसिड बनेगा, जब एनायन रिएक्शन करेगा वाटर से तो एसिड बनेगा, और कैटायन रिएक्शन करता है तो बेस बनता है। लेकिन कौन सा एसिड? वीक एसिड। कौन सा बेस? वीक बेस। तो एनायन रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड तो बना, लेकिन कैसा एसिड होगा? W का मतलब वीक एसिड। अच्छा, H को तो इसने पकड़ लिया, तो OH कहाँ रह जाएगा बताओगे? तो सोल्यूशन में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो घूमेगा मतलब OH- पूरे सोल्यूशन को क्या बना देगा? बेसिक बना देता है। तो इसका मतलब आप बताओगे सोल्यूशन बिकम्स बेसिक। सोल्यूशन अब कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाता है। इसका मतलब pH इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 7 हो जाता है। बेसिक सोल्यूशन टर्न्स, ये रेड वाले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। मतलब रेड को अगर ब्लू में कन्वर्ट होता आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब बता देना वहाँ पर कोई और नहीं, बेसिक सोल्यूशन ही रहा हो। तो ये था एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, केवल एनाइन वाला हिस्सा रिएक्शन करने जा रहा है। तो सवाल आता है और कोई टाइप्स हो सकता है? चलो देखते हैं और कोई टाइप्स। तो तीसरे टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, कैटायनिक एज वेल एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। कह रहे कैटायनिक एज वेल एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एज वेल एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। कह रहे जब बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन रिएक्ट विथ वाटर। इस बार कह रहे कैटायन भी वाटर से रिएक्शंस करेगा और एनायन से करेगा। क्यों कर रहा होगा बताओ? इसका मतलब उस साल्ट में एसिड भी जो होगा वीक वाला होगा, और बेस भी जो यूज़ किया गया वो भी वीक वाला। तो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने हुए वहाँ पर साल्ट होंगे, तभी वो दोनों लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है दोनों लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं हमारा जो कैटायन है और जो एनायन दोनों वाटर से रिएक्शंस कर रहे हैं। तीसरा टाइप यहाँ पर है, और वाटर से रिएक्शन करने का मतलब वाटर अपना H+ और OH- में टूटा। तो याद रखना B+ OH से रिएक्शंस करके क्या बना देगा बताओ? क्योंकि ये प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? वीक बेस। और A- वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वीक एसिड। मैंने कहा जो भी रिएक्शंस करेगा वाटर से, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वीक ही बनेगा,
कैटायन के रिएक्शन करने से बेस बनता है और एनायन के रिएक्शन करने से एसिड बनता है, लेकिन कौन से एसिड कौन से बेस, वीक वाले ही बनते हैं। हाँ समझ। तो अब सवाल आता है कि सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक। तो अब यहाँ पर आप कंफर्म नहीं बता सकते थे। कैटायनिक में 100% श्योर होना चाहिए, ठीक है, उसमें एसिडिक सोल्यूशन होगा क्योंकि वीक एसिड बन रहा था, वीक बेस बन रहा था और H+ वहाँ पर फ्री फॉर्म में था। तो आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा वही अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड बन रहा था, OH- फ्री रह गया था तो बेसिक बन गया, और यहाँ पर कोई फ्री दिख रहा नहीं। तो अब यहाँ पर कैसा सोल्यूशन होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, और या फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कह रहे भैया सोल्यूशन में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सोल्यूशन हमारा कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। अब बताओगे वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन कैसे पता करेंगे। कह रहे यहाँ पर जो भी एसिड बन रहा है, जो बेस बन रहा है, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर pKa वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ Ka एसिड के लिए, या फिर pK भी बोल सकते हैं, Kb या फिर pKb। तो उनकी जो क्वेश्चंस में वैल्यू दी है उस बेसिस पे वहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा कि वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या फिर न्यूट्रल ही हो जाएंगे दोनों लोग मिलकर। तो ये 3 प्रकार की हाइड्रोलिसिस का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ये तो बेसिक मैंने आपको वहाँ पर इनके बारे में बताया कि क्या होता है, कि कौन सा ऐसा रिएक्शंस करने जा रहा है, तो उसको हम किस नाम से जान सकते हैं। कैटायन जा रहे थे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायन जा रहे थे एनायनिक हाइड्रोलिसिस, दोनों आयन जा रहे थे कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहा जा सकता है। चलो अब यहाँ पर इस पे चर्चा करते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है। मैंने तो आपको बता दिया शुरू में ही कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। चलो यहाँ पर बताया गया हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ क्या बताया था आपको, क्या इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। बताओ कि सच टाइप ऑफ साल्ट नेवर शो हाइड्रोलिसिस, इस प्रकार के साल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करते, ठीक है। तो बताया गया इन दिस केस नाइदर कैटायन नॉर एनायन हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। इस केस में ना तो कैटायन वाला हिस्सा ना तो एनायन हिस्सा, क्योंकि दोनों कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग से आए हैं, तो कोई भी वाटर से रिएक्शंस नहीं करेगा। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा याद रखना कि एक्वस सॉल्यूशन इस टाइप के साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लिया जाए तो न्यूट्रल इन नेचर होंगे, हमेशा उनका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। उनका पीएच क्या आ जाएगा, 7। जैसे NaCl है, आपको पता है कहाँ से आया, Na+ कहाँ से आया है, अब बताओगे NaOH से, और Cl- कहाँ से आया है, HCl से। आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ भी बोल दीजिए, हमेशा पीएच आपसे पूछा जाए 7। NaNO3 आपको पता है Na कहाँ से आया होगा, NaOH से। अच्छा NO3 कहाँ से आया है, हर कोई बताओ, एसिड से ही आया होगा क्योंकि Na+ NO3- में टूटा है, और कौन सा एसिड, HNO3, ठीक है। तो इसका भी कंसंट्रेशन कुछ भी दे दे उससे अब कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है, कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं। अगर पीएच कभी पूछा जाए तब बताओगे 7 ही होगा। अच्छा ये तो मैंने आपको यहाँ पर रटाया, अगर हम एक बार एक पल के लिए सोचे आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे कि सोचने का मतलब ये है कि NaCl अभी मैंने आपको बताया भाई ये क्या हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है। कहा गया चलो इसको वाटर से रिएक्शंस करा के देख ही लेते हैं, हो सकता है हो जाए H+ OH-, क्योंकि पानी में जाता है ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। और टूटेगा तो आपको बताइए, हम कह सकते हैं भाई ये Na+ है, इसको कह दो OH- को पकड़ ले और क्या बना देगा वहाँ पर, NaOH बना दे, है कि नहीं। फिर क्या बोले, Cl- को कह दे काम करो तो वाटर के H+ पकड़ लो और वहाँ पर क्या बना दो, HCl बना दो। तो यही तो कह सकते हैं। तो सवाल था अभी बोला गया तो नहीं होता। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये कैसा बेस है, आप बताओगे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं स्ट्रॉन्ग बताओ, क्योंकि ये पानी के अंदर 100% टूट जाते हैं, इनका कोई भी हिस्सा आपको इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो सवाल आता है अगर हम इसको बना रहे हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको पता है वाटर के अंदर की पूरी घटना वाटर के अंदर हो रही है। अगर आप इसको बनाओगे ऐसा थोड़ी ना बचा रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कभी भी आपको इस फॉर्म में वाटर के अंदर दिखेगा ही नहीं। तो अब इसकी रिएक्शन को अगर सही से मैं लिखूँ तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आप बताओगे वाटर से रिएक्शन करने से पहले NaCl को अगर हम लिखे तो कह सकते हैं Na+ Cl- में टूटा। फिर इधर वाटर से अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं, आप बताओगे यहाँ पर +- में इसको तोड़ा, तो एक पल के लिए आपने यहाँ पर बना दिया, लेकिन आपको बताया कि ये इस फॉर्म में पड़े मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी टूट जाएगा किस में, Na+ OH- में।
अच्छा, क्या आपको ये ऐसा दिखेगा क्या? आप बताओगे नहीं ये भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अच्छा, पहले Na रिएक्टेंट साइड किस फॉर्म में था? Na प्लस। प्रोडक्ट साइड किस फॉर्म में? Na प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैंसिल ही तो हुआ भाई। अगर रिएक्टेंट साइड वही है, प्रोडक्ट साइड वही है, तो कैंसिल। Cl माइनस यहाँ पर और Cl माइनस यहाँ पर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर Na कैंसिल, Cl कैंसिल। तो रिएक्शन करने का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट जो भी हो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करे, वहाँ पर पाया जाए। हम जब बनाते थे इससे पहले, ठीक है, ऊपर के 3 केसेस जो मैंने आपको बताया, जब वीक एसिड बनता था, वीक बेस बनता था, वीक एसिड वीक बेस बनते थे, तो वो क्या करते थे? वो वीक होते थे। वो ऐसा नहीं कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करेगा। वो वीक एसिड उस सोल्यूशन में अगर बना है तो वो उसमें पाया जाएगा, क्योंकि पूरा तो टूटेगा नहीं, 2-4% टूटेगा, उसके बाद सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे वीक बेस बना तो भी ऐसा ही सेम करेगा। लेकिन आप अगर एक पल के लिए आप बना भी देते हो, आपको लगता नहीं मैं बनाऊंगा, ऐसा ऐसा है, प्लस माइनस से मैच करा करके बना दिया, लेकिन आपको पता है क्या इस रूप में थोड़ी ना मिलेगा आपको, वो तो टूट ही जाएगा। जब आयनिक रूप में पहले भी रहना था, जब पहले था वहाँ पर बाद में भी आयनिक रूप में है, तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब वाटर से रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट आपको सोल्यूशन में दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, मतलब वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कुछ होगा तो आप इनको जब पानी में डालेंगे तो ये वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। पता है क्या कर सकते हैं? वहाँ पर हाइड्रेशन कर सकते हैं। हाइड्रेशन का मतलब जैसे सोल्यूशन में Na प्लस गया ना, वाटर इनके साथ कोई एसिड बेस नहीं बनाएगा, बस वाटर इसको चारों तरफ से क्या करता है? घेरने लगता है। हर किसी को पता होगा वाटर एक क्या हो जाता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। तो अब उसके पास अगर उसके पानी में वाटर में कोई भी चार्ज गया, कैटायन आयन गया, तो वाटर का पहला काम होता है, काम करते हैं, ठीक है, अपने पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर, क्योंकि उसके पास पोलर सॉल्वेंट है, तो अब यहाँ पर उसको चारों तरफ से घेरेगा। ऐसे Cl माइनस भी गया होगा, ठीक है, तो वो उस Cl माइनस को भी चारों तरफ से घेरने लगता है, क्योंकि रिएक्शन तो करते नहीं है, बस उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या? हाइड्रेशन करना। क्या करना? हाइड्रेशन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। आया समझ में? तो चलिए आते हैं, कभी अगर ऐसा दे दिया जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी, वहाँ पर आपको देखना कैटायन एनायन, जैसे कि NaCl की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो उसको वाटर से रिएक्शंस मत करवाना। चलिए, फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा, हमेशा उसका pH हमें 7 लगाना है। ये सारी कहानी 25 डिग्री C पे चल रही है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी सिखाया जो सारी चीज़ें, अब उसको अप्लाई करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं सही से। कह रहे हैं कि अब हम ऐसे साल्ट की हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर देखेंगे कि जो क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, जिसमें हमारा क्या होगा? ऐसे साल्ट जो वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होगा। एसिड वीक, जबकि बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे CH3CO, Na, NaCN, Na2CO3, CH3CO के, इसमें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एनायन वाला हिस्सा है, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये सब के सब अगर आप देखेंगे, Na कहाँ से आया बताओ? NaOH से। NaOH से। Na कहाँ से आया? NaOH। K कहाँ से आया? KOH। ये सब के सब कौन है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। CH3CO माइनस कहाँ से आया होगा? CH3COOH से, एसिडिक एसिड से। Cn कहाँ से आया होगा बताओ? HCN से, वीक एसिड। ये कहाँ से आया होगा बताओ? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड। ये कहाँ से आया है? अब बताओगे CH3COOH, एसिडिक एसिड। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स आपको लिखे गए हैं वो सबके सब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके बने हुए साल्ट की लिस्ट है। अब इसे में किसी एक को पकड़ लेते हैं, जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, सोडियम एसीटेट, ये एक साल्ट है। अब इसी की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। मेन रिएक्शन को तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर हम धीरे धीरे यहाँ पर देखते हैं। सोचने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं, देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, हम कहेंगे CH3COH है, ये माइनस प्लस में होगा, वाटर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो CH3COO माइनस था, इसको वाटर का H प्लस दे दिया, क्या बन जाएगा? वीक एसिड। फिर Na को क्या चाहिए था? प्लस लेके बैठा था, तो OH माइनस दे दिया, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। लेकिन सवाल था क्या सच में ऐसा होगा? तो फिर से आते हैं। अब आने का मतलब यहाँ पर समझो, ये साल्ट जो भी था वो था, लेकिन वाटर में रिएक्शन करने से पहले इनका पहला काम होगा कि ये अपने आयंस में टूट जाए। आयंस में टूटने का मतलब आप बताओगे CH3CO माइनस और Na प्लस में टूट गया।
अब वो वाटर से रिएक्शंस करते हैं, मैंने कहा वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस। ठीक, अब यहाँ पर जो CH3CO माइनस है, आपको पता है वीक एसिड का हिस्सा है, तो ये तो H प्लस को पकड़ करके यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर CH3COOH जो कि होगा वीक एसिड। और वीक वाला अगर कोई चीज़ बन रहा है तो वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। और अगर Na को हमने OH से जोड़ा तो आपने एक पल के लिए यहाँ पर जैसे NaOH बनाया, लेकिन मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है भाई, तो ये इस रूप में थोड़ी ना आपको सोल्यूशन मिलेगा, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं रिएक्शंस करेगा ही नहीं, आपको लिखने के लिए लिख सकते हो, आपने कहा कि नहीं हम ऐसा बना देते हैं, तो अब बताओगे यहाँ पर भी Na प्लस, पहले भी Na प्लस, वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब। अब देखना, ये तो मैंने आपको बताया कि हम जो सोच सकते थे। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना, ये हमारी मेन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, उसकी हाइड्रोलिसिस हम सीखने जा रहे हैं, तो उसकी मेन रिएक्शन ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया कि जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट था, उसमें वीक कौन था, ये एनायन, और ये स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने कहा था जो वीक होगा वही रिएक्शंस करेगा, तो अब आ चुका है कौन मैदान में, एनायन। तो एनायन ही वाटर से क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा H प्लस OH माइनस से। अब तो H प्लस को पकड़ करके क्या बना देगा यहाँ पर, वीक एसिड, और सोल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा बताओ, OH माइनस, जिसकी वजह से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो वही जो मैंने आपको बताया, कौन सी हाइड्रोलिसिस की लिस्ट आई, कौन सा चार्ज यहाँ पर रिएक्शंस करने जा रहा है, कौन सा आयन रिएक्शंस कर रहा है, बताओगे एनायन। तो एनायन वाटर से केवल रिएक्शंस कर रहा है, इसका मतलब कौन सी हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, सोल्यूशन में कौन सा आयन बचा रह गया, OH माइनस। OH माइनस अगर बचा रह गया तो पूरे सोल्यूशन में क्या करेगा, पूरे सोल्यूशन को बेसिक बना करके रखेगा। तो अब वही सेम सी चीज़ तो है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बताया, वहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस, वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहेंगे यहाँ पर दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि एनायन वाला हिस्सा ही वीक था, वही रिएक्शंस कर रहा है। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस के दौरान आपको बताया सोल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक। और बेसिक सोल्यूशन का मतलब pH इज ग्रेटर देन 7। और बेसिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता था, ब्लू में हो जाता था। तो ये तो इनकी खास बात होगी। लेकिन अब इस पे आते हैं, फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर चीज़ों को सीखेंगे। ये तो अभी बेसिक मैंने आपको जो ऊपर समझाया था वही चीज़ चल रही है। चलो, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन। अगर जो अभी साल्ट में आपकी लिस्ट उठाया हूँ, हम लोग कौन से साल्ट का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट की, उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और इस हाइड्रोलिसिस की अगर बात करते हैं तो इसमें केवल एनायन रिएक्शंस करेगा वाटर से, और वाटर हम एक्सेस में लेके चलते हैं और वीक एसिड बनेगा, और क्या, OH माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि मान लेते हैं T बराबर 0 पर, ठीक है, हमारे पास जो एनायन की कंसंट्रेशन है वो C है। याद रखना, यहाँ पर जो C नाम की चीज़ फॉर्मूले में चलेगा, वो कंसंट्रेशन किसका होगा, जो आयन रिएक्शन करने जा रहा है उसी की कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर C इसकी कंसंट्रेशन थी, अभी ये वाटर से रिएक्शन नहीं किया, तभी ये बने नहीं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ से क्या हो जाता है, CH निकलता है। जैसे ओस्टवार्ड को आप समझो, ओस्टवार्ड में मैंने आपको क्या बताया था, AB था, ऐसे ही तो बताया था भाई, A प्लस और B माइनस में टूटा था, याद आया। मैंने कहा था C से हम क्या निकालते थे, C अल्फा, तो ये C अल्फा C अल्फा। वैसे सेम यहाँ पर भी, अगर वो आपको समझ में आया तो यहाँ पर भी ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस कंसंट्रेशन से हम कुछ कंसंट्रेशन का टर्म्स निकालते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, C इंटू H, क्या निकालते हैं, CH निकालते हैं। और जितना यहाँ पर निकला है उतना यहाँ पर बनेगा CH और CH, ठीक है। वहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर H का टर्म्स आ जाता है। ओस्टवार्ड ने जो बताया था, अल्फा हम लेके चलते थे, जिसको हम क्या कहते थे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉरी वहाँ पर क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते थे। और यहाँ पर H आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आता है, बताओ इसके लिए अगर हम जैसे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते थे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते थे, वैसे अगर इसके लिए मैं कह दूं कि इसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इस रिएक्शंस के लिए अगर कांस्टेंट की वैल्यू को लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन है, एसिडिक एसिड और OH माइनस की कंसंट्रेशन अपान किसका, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा, वाटर एक्सेस में इसकी कंसंट्रेशन को हम लिखते नहीं, वैसे आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो KH बराबर यहाँ पर आ जाएगा ये, जैसे कि सब जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखते हैं, तो वैसे इसको भी लिखेंगे। बस यहाँ पर नाम दे देते KH, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो इस कांस्टेंट को हम कह देते भाई यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब चलो इनकी वैल्यू को पुट करते हैं।
इसकी वैल्यू कितनी है CH रख दिया, इनकी वैल्यू कितनी है CH रख दिया, और इसकी कितनी वैल्यू बची है C माइनस CH रख देते हैं। तो आप बताओगे KH बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा। आपको पता है यहाँ से C को अगर मैं कॉमन करूंगा तो 1 माइनस H बचेगा, एक से यहाँ पर एक C कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओगे फाइनल फॉर्मूला CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H। अगर आपको याद हो ओस्टवाल्ड ने भी तो वहाँ पर फाइनल KA का या फिर KI का फॉर्मूला यही तो बताया था मैं, C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। याद आया, यही तो बताया था ओस्टवाल्ड ने। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। तो KH बराबर CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H आ जाता है। ठीक है, तो बताओगे H को हम कहते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पर H को, अब सवाल आता है कि जैसे अल्फा को हम क्या जानते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको कहते हैं भाई हाइड्रोलिसिस हो रही है, काम करो, इसको कह दो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H बराबर सिंपल सा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला अमाउंट ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड, साल्ट का कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज्ड हुआ है अपान इनिशियल अमाउंट ऑफ साल्ट। ठीक है, सॉल्ट का कितना हिस्सा हाइड्रोलाइज्ड हुआ है अपान इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हम ये कर देते हैं और जा करके हमें यहाँ पर H की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता था वहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनेशन में। मैंने क्या बताया था वहाँ पर, आपको ये बताया था। ठीक है, डिसोसिएटेड मोल अपान इनिशियल। ठीक है, कितना टूटा है अपान कितना था, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोलाइज्ड हुआ है अपान कितना था। तो ऐसे करके हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो कहने का मतलब KH बराबर CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H आ जाता है। तो सेम यहाँ पर रखा था वैसे ही आप रख देते हो। यहाँ पर अगर आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो मैंने आपको बताया था आपको समझ में आया हुआ, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं। कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही मैंने कहा अमाउंट ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। फॉर्मूला आपके सामने है, वहां पर मैंने कहा फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। बताओ, यही तो अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। कह रहे अगर इसी फॉर्मूले में कह देते हैं इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इज वेरी पुअर, मतलब H इज लेस देन 1, देन हम वहां पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस H को क्या मान सकते हैं 1 माइनस H को हम मान सकते हैं वहां पर क्या 1। और उस कंडीशन पे अगर लिखा जाए KH बराबर क्या कह सकते हैं CH स्क्वायर। KH बराबर क्या हो जाएगा CH स्क्वायर। बताओ, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो KH बराबर क्या बचेगा CH स्क्वायर। अच्छा, तो H बराबर क्या निकालेंगे, तो अब बताओगे अंडर रूट KH अपान, सेम वैसे ही है जैसे वहां पर पढ़े थे। ठीक है, तो H बराबर आ जाएगा अंडर रूट KH अपान C आ जाता है, जिसको कहते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट KH अपान C। KH कौन है बताओ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। C क्या है, उस एनायन की कंसंट्रेशन जो वाटर से रिएक्शन करने जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है, उसको डिराइव भी कर सकते हो या फिर आप ऐसा याद रखना, जब वीक एसिड किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आपको साल्ट मिले उस कंडीशन में KH का, ठीक है, KH बराबर आ जाएगा, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर W होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH KW जिसको क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, K क्या बोलते हैं यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का। तो इनके बीच का एक रिलेशन बनता है, वो याद रखना, KH बराबर KW अपान KA। तो H बराबर जो हमने पढ़ा अंडर रूट KH अपान C, तो अगर उसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पर, ठीक है, KH की जहाँ पर ये वाला टर्म रख सकते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट KW अपान KA इंटू C आ जाता है। ठीक है, तो H बराबर अंडर रूट KW अपान KA इंटू C ये आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर ये रिलेशन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर KW है। ठीक है, KW अपान KA, KH बराबर KW अपान KA। ये आप इसको याद रखना, यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में KH का KW अपान KA के साथ जो रिलेशन होगा। लेकिन आपको डिराइव करना है तो आप डिराइव भी कर सकते हो, वैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है नहीं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि ये तो हमारा साल्ट हाइड्रोलिसिस का था। ठीक है, एनायन वाटर सिलेक्शन की एसिडिक एसिड और OH माइनस बना। KH की वैल्यू तो हमने ये लिखा था एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपान एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन।
अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखना होगा तो आप बताएंगे H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं KW। अच्छा, एसिडिक एसिड के लिए अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, एसिडिक एसिड के लिए अगर हम लोग लिखे, ठीक है, तो एसिडिक एसिड टूटता है अपने एसिटेट आयन और H प्लस में, तो Ka की वैल्यू लिखेंगे, क्या कहेंगे, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट, आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन। ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला इक्वेशन मान लेते हैं, और कहा गया जब हम दूसरे को क्या करते हैं, तीसरे से डिवाइड करते हैं तो आपको यही वाला फॉर्मूला बन करके मिलता है, यहाँ पर वही लिखा गया है। कहा गया जब सेकेंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं तो यही रिलेशन बन के तैयार हो जाता है, KH बराबर KW अपॉन A। तो आप डेरिवेशन में जाओ, इतना आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है, बस आपको यहाँ पर याद रखना कि अगर वीक एसिड और क्या स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो KH बराबर KW अपॉन KA होता है, और हमेशा याद रखना जो वीक होगा उसी का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फाइनल अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, pH कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, फाइनली अगर हम यहाँ पर pH कैलकुलेशन की बात करते हैं तो याद रखना क्या होगा यहाँ पर pH कैलकुलेशन, तो आपको फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन फार्मूला ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा मान लेते इसकी कंसंट्रेशन C थी, ये टूटा नहीं, अभी यहाँ पर कुछ बना नहीं, तो C से कितना निकला, CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH। और बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछी जाए कितना बताओगे, CH, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन को लिखा जाए तो CH लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बताओ हमें पता है कि H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, H प्लस कंसंट्रेशन बराबर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन नीचे डिवाइड हो जाएगा, और OH माइनस की कंसंट्रेशन को मैंने क्या बताया, CH, तो यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन बराबर KW अपॉन CH आ जाता है। और यहाँ पर बताओ ऊपर अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, H बराबर अभी आपको क्या समझाया ऊपर, H बराबर हमें पता है अंडर रूट KH अपॉन C, ये तो था H की जहाँ पर अंडर रूट KH अपॉन C, अगर इस C को हम अंदर लेके जाएंगे तो C का हो जाएगा स्क्वायर, जिससे कि C से C कैंसिल, तो बचेगा क्या, KW अपॉन अंडर रूट KH इंटू C। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, KH की जहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, KW अपॉन KA, ठीक है, KH बराबर क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA हो जाता है। तो अब वही यहाँ पर रख दिया गया, KH के जहाँ पर इतना टर्म्स रख दिया गया, इंटू C आ जाता है। अच्छा, ये KW यहाँ पर क्या हो जाता है आपको पता है, रूट के बाहर, ये वाला KW रूट के अंदर, इसको अगर रूट के अंदर लेंगे ना इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि इसका और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और KA ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली H प्लस कंसंट्रेशन जो बन के आएगा वो यहाँ पर आएगा, इस एसिड यहाँ पर इस साल्ट के लिए अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C। तो इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस बराबर, आप कह सकते हो किसी का अगर रूट हटा रहे हैं तो वहाँ पर अगर चाहे पावर लगानी है तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी, हाफ, ठीक है। और pH अगर निकालना हो तो आपको होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, उसी को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसी को रखते हैं pH के लिए। तो आप बताओगे pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस की जहाँ पर KW इंटू KA अपॉन C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो H प्लस की जो वैल्यू थी यहाँ पर रख दिया, और इसको रख करके जब यहाँ पर माइनस लॉग लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है वो याद रखना, वो ये हो जाता है। और यही फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन में कुछ नहीं ध्यान देना है आपको, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, pH बराबर 1/2 pKW प्लस pKa प्लस लॉग बेस 10C। अच्छा, यहाँ पर C क्या है बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, ठीक है, जो साल्ट का एनायन वाला हिस्सा है उसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वही यहाँ पर रखना पड़ता है, और उसी से हमको यहाँ पर वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, वो एनायन, आया समझ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी जो मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समराइज करूँ तो याद रखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आपको यही बताया था कि अगर बात करते हैं KH बराबर फॉर्मूला जो आया है, आप बताओगे CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। ये फिर मैंने कहा था कि अगर 1 माइनस H को लगभग 1 मान लिया जाए, कैब माना जाएगा जब H 1 की तुलना में छोटा है, तो KH बराबर आप बताओगे यहाँ पर CH स्क्वायर आ जाता है, और H बराबर अगर निकालेंगे तो मैंने कहा वो क्या आ जाएगा,
KH अपान √KH/C, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बात बताई भाई KH बराबर एक रिलेशन चलता है KW/KA, जो वीक होता है उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। आप बताओगे तब ये फॉर्मूले में अगर मैं KH के जहाँ पर ये टर्म रख दूंगा तो आप बताओगे KW/KA/C, तो ये आ जाता है। फिर मैंने कहा पीएच का फॉर्मूला याद रखना, पीएच बराबर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा PKW प्लस PKA और उसके बाद प्लस log बेस 10C, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, ऐसा समझिए। तो ये सारी बातें मैंने वहाँ पर आपको बताई जो आपने यहाँ पर ध्यान दिया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। देखो अगला जो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का केस है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट ऑफ द वीक, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस वीक होगा, ठीक है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस नोट कराता हूँ, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जुड़ा हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर आपको ऐसा बताया गया है कि हमारे पास एसिडिक एसिड है CH3COOH और वहाँ पर NaOH है, ठीक है ये, और CH3COH की जो यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया वो बताया गया 100 ml और 0.2 मोलर है, ठीक है, और NaOH का जो आपको बताया गया है वो कितना है 100 ml और 0.2 मोलर है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको वहाँ पर बताया गया। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि pKa की वैल्यू, ठीक है, CH3COOH के लिए जो दिया गया है वो आपको बताया गया 4.74 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा। तो आपसे पीएच पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पीएच क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन जो आपको बताया गया वो 4.74 है, बी वाला जो ऑप्शन होगा 8.87 है, सी वाले ऑप्शन में आपको बताया गया 9.10 है और डी वाले में आपको बताया जा रहा है 8.57, ठीक है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बताया गया यहाँ पर 100 ml 0.2 मोलर एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ 100 ml 0.2 मोलर NaOH। कह रहे अब जो सोल्यूशन बनेगा वहाँ पर फाइनल सोल्यूशन उसका पीएच क्या होगा अगर वहाँ पर CH3COH जो वीक एसिड है उसके pKa की वैल्यू 4.74 होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पीएच आपसे पूछा जा रहा है। देखो हम कैसे करते हैं यहाँ पर इसको। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें ये ध्यान देना कि CH3COOH प्लस NaOH ये रिएक्शन करके वहाँ पर क्या बना देंगे CH3COONA प्लस H2O, ये तो बनाएंगे वो। अब देखना यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन आपको बताएगी 100 ml 0.2 है और यहाँ पर ये भी 100 ml 0.2 है, ठीक, ऐसे इतने मोलर। अच्छा ये दोनों रिएक्शंस करके यहाँ पर 60 बनाएंगे। अब हमें ये देखना है यहाँ पर क्या ये दोनों पूरा का पूरा रिएक्शन करके 60 बना लेंगे या फिर कम बनाएंगे, वो देखने के लिए हमें यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट चेक करना होगा। आपको पता है मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कॉन्सेप्ट बताया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट में मैंने वहाँ पर आपको सिखाया था कि याद रखना कि इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इस रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के खर्च होंगे उतने CH3COH के भी खर्च होने चाहिए और उतना ही आपका क्या बनेगा CH3COH बनेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट चेक करते हैं तो आपको पता है मोलरिटी के साथ फॉर्मूला मैंने बताया है M/V/X और वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो इसका ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो बताओगे यहाँ पर मोलरिटी 0.2 है, V की वैल्यू 100 है, X की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर एसिडिक एसिड के लिए कितना 1 होता है अपान
ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 0.02 आ जाता है। अच्छा, सेम अगर देखा जाए यहाँ पर भी इसके x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी m इंटू वी इंटू एक्स अपान 1000 करेंगे। इसके भी सेम अमाउंट दिए गए हैं, x की वैल्यू भी 1 होती है, इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 0.02 आ जाता है। तो इसका मतलब कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट इनके आ रहे दिए गए अमाउंट से, उतने एग्जैक्ट NaOH के भी आ रहे हैं। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए ग्राम इक्विवेलेंट CH3COH का कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इसका 0.02। याद रहे, यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे बफर सोल्यूशन, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो, यहाँ पर अगर जितने एसिड और बेस हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर दिए, तो इसका मतलब सोल्यूशन में कौन दिखेगा? आपको केवल साल्ट दिखेगा, साल्ट और वाटर। और साल्ट दिखेगा तो साल्ट वहाँ पर वाटर के साथ क्या करेगा? साल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। याद रखना कि अब आपको ध्यान देना है कि ये दोनों के दोनों लोग पूरा का पूरा अमाउंट जितना था पूरा 100% रिएक्ट किए होंगे, और जा करके यहाँ पर 100% क्या बना? यहाँ पर साल्ट बना। और साल्ट बना तो अब साल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ हम लोग जाएंगे, और वहाँ पर आप बताओगे ये कौन सा साल्ट बन रहा है? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन रहा है। और उसके लिए जब आप पीएच का फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पीएच का फॉर्मूला था, मैंने कहा 1/2 pKw, और pKw आपको पता है वाटर के लिए कितना हो जाता है? हमेशा 14 होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या? pKa प्लस log बेस 10 C कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है? अब बताओ ये कंसंट्रेशन किसका हो जाता है? ठीक है, वहाँ पर जो एनायन वाटर से रिएक्शन करता है। आपको पता है जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उतना ही वहाँ पर एनायन का भी होगा, क्योंकि यही टूट करके वहाँ पर एनायन बनाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि इसका कंसंट्रेशन, इसका तो हमें यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट पता है, इसकी कंसंट्रेशन निकालना है तो बताओ, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट का अगर मोलरिटी निकालनी है तो m इंटू वी इंटू एक्स अपान 1000, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, बराबर आ जाएगा 0.02। मैंने आपको बताया था ग्राम इक्विवेलेंट के कई फॉर्मूले होते हैं। हमें इसकी मोलरिटी निकालनी है, क्योंकि वही हमें यहाँ पर रखना है क्वेश्चन में। तो मोलरिटी निकालने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, बताओ मोलरिटी तो निकालेंगे, वॉल्यूम कितना होगा? हर कोई बताओ वॉल्यूम कितना रख दे? याद रहे 100 ml तो इनसे आया, 100 ml इनसे आया, तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन का होगा वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200। और इसके लिए x की वैल्यू कितना? 1 - 1 + 1 अपान 1000 बराबर 0.0, ऐसा कुछ हो जाता है। और आपको बताया 20 × 5 = 100, यहाँ पर 5 × 2 आ जाएगा कितना? मोलरिटी बराबर, अब बताओगे 0.1, ये जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसको लिखना हो 10⁻⁻1। अब आ गया यहाँ पर C की वैल्यू, इसी को हम कहेंगे C। तो चलिए यहाँ पर अगर pH बराबर मैं लिखूँ तो आप बताओगे 1/2, pKw की वैल्यू कितनी है? 14, प्लस pKa की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 4.74, प्लस log बेस 10, बताओ C की यहाँ पर कितना? 10⁻⁻1। आपको पता है 10⁻⁻1 यहाँ पर आएगा, तो आप बताओगे आ जाएगा pH बराबर 1/2, इसकी वैल्यू 14 प्लस 4.74, और आपको होता है -1 ना यहाँ पर, क्योंकि log 10 फिर 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम pH कैलकुलेट करेंगे तो बताओ यहाँ पर जितना जाएगा तो ये 3.74 और 4 3 7, अब बताओगे 17.74 बचेगा ना भाई। अब बताओगे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 8, फिर से 17 हो जाएगा, 8 फिर ये, तो यहाँ पर pH कितना आ जाएगा? 8.87 आ जाता है। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर साल्ट दे देता, एक साल्ट है ये, इसके ग्राम इक्विवेलेंट, फिर इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, बताओ वहाँ पर pH क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर C की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसने डायरेक्ट हमें नहीं दिया, उसमें पहले एसिड और बेस बताया, एसिडिक एसिड और बेस, इनके कुछ अमाउंट्स दिए, फिर कह रहा है कि वहाँ पर बताओ क्या होगा pH। तो हमें ये चेक करना था क्या पूरा का पूरा एसिडिक एसिड पूरा का पूरा बेस रिएक्शंस कर जाएगा। आपने कहा हाँ, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आ रहे हैं, तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब 0.02 इनका 0.02 इनका, और रिएक्ट करके 0.02 इनका बनाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट का अब हमारे फॉर्मूला तो हमें C चाहिए था, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें मोलरिटी होता है m × v × x। वॉल्यूम चूंकि ml से चल रहा है, तो हमने यहाँ पर कहा भाई तब 1000 से डिवाइड करो। वॉल्यूम पे ध्यान देना, हर कोई 100 रख के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको रखना है कि 100 ml यहाँ से आया, 100 ml यहाँ से आया। ठीक है, तो 100 ml आया है, तो अब बताओगे इसका मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर
ठीक है। तो अब बताओगे 200 ml हो जाएगा, तो अब रख करके यहाँ पर मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन निकाला 10⁻⁻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 ⁻
में कितना आ जाता है, 8.87 आ जाता है पीएच में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको नोट कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, तभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नोट करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो वीक एसिड वीक बेस वाला केस जो तीसरा केस में पढ़ाऊंगा उस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आए। चलो एक क्वेश्चन और नोट कराता हूँ मैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं यहाँ पर हम लोग, कह रहे पीएच ऑफ 0.05 मोलर CH3COO का होल ट्वाइस Ca इज, ठीक है, और यहाँ पर आपको pKa की वैल्यू जो दिया गया वो कह रहे हैं कि 4.74 pKa की वैल्यू जो बताया गया 4.74, ठीक है। किसका pK है यहाँ पर, एसिडिक एसिड का, ठीक है, ये एसिडिक एसिड का है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दिया गया। तो आपसे पूछा गया पीएच इसका क्या होगा, और क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं ऑप्शन में यहाँ पर आपको बताया 8.87, वी की बात करते हैं 8.72, सी की बात करते हैं 7 बताया गया है, और डी की बात करते हैं 1.30 बता रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर पीएच क्या होगा। अब देखना यहाँ पर एक बात और निकल के आएगा। अब आप बताओगे हो गया तो इसे साल्ट की कंसंट्रेशन दे दिया, तो क्या सवाल आता है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं पीएच बराबर 1/2, ठीक है, पी के, आपको बताइए कौन सा साल्ट है, कि Ca का मतलब क्या, CaOH का होल ट्वाइस है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एसिडिक एसिड का है, तो PKW प्लस PKa प्लस लॉग बेस 10C। तो सवाल आता है क्या यही C उठा करके रख दे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, C क्या था बताओ हर कोई, बार बार मैंने बताया C हमारा एनायन की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी है। CH3COO का होल ट्वाइस Ca है, जब ये टूटेगा 2CH3COO का माइनस और Ca2 प्लस में जाएगा, है कि नहीं भाई। तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन अगर C होगी तो आपको बताइए 2 है तो कितना आ जाएगा, टूट के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ये। अगर साल्ट में कोई भी हिस्सा आपको स्ट्रॉन्ग दिख जाता है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसको मान लेंगे। तो C पूरा का पूरा टूट करके यहाँ पर कितना बनेगा, 2C और ये C, इस कॉन्सेप्ट से हमें चलना है। और आपको पता है यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन, साल्ट की नहीं, हम क्या करते हैं एनायन की। हाँ, ज़्यादातर केसेस में जो हमारा साल्ट होता है तो वहाँ पर उसके लिए क्या हो जाता है, वहाँ पर आप बताओगे कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन वही एनायन की हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक साल्ट से आप देख रहे हैं 2 एनायन निकल रहे हैं, इसलिए इसका डबल हो रहा है, ज़्यादातर एक से एक ही निकलता था। इसलिए यहाँ पर याद रखना इसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बताया गया है भाई 0.05 है, ये पूरा का पूरा कितना 2 × 0.05 बनाएगा, और इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा एनायन ही वाटर से रिएक्शन करेगा, इसी की कंसंट्रेशन रखनी। और तो ये 0.02 मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और 0.1 का मतलब क्या, 10⁻⁻1। अब इसी को रखते हैं यहाँ पर, तो pH बराबर आ जाएगा 1/2, pKw कितना है 14 प्लस pKa की वैल्यू कितना 4.74, फिर बताओ प्लस लॉग बेस 10, और C की जहाँ पर 10⁻⁻1। तो फिर से अब बताओगे pH बराबर 1/2, 14 प्लस 4.74, और ये आगे आ जाएगा -1। फिर से यहाँ पर एक घट जाएगा तो 4.74 से 3.74, और 3.74 इसमें जुड़ेगा। आप बताओगे 14 3 17, 17.74 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा 8.87, मतलब आप बताओगे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। है समझ में। तो हमें ये करना था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें भी कौन सा केस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने हुए साल्ट के हाइड्रोलिसिस, 2-3 चीज़ें आपको बताए थे वहाँ पर, वो ध्यान देना। पीएच यहाँ पर कैलकुलेशन आता है तो आपको ये बताया, तो क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला केस हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब इसको हटाते हैं, ठीक है, मिटा दे।
चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। इस केस में यहाँ पर हम जो करने वाले हैं सेम, अगर आपको ये वाला समझ में आया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो अगला वाला भी आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला मिलता ही जुलता रहेगा वहाँ पर। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इस बार बेस वीक हो गया लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे यहाँ पर NH4Cl, NH4 कहाँ से आया पता है? NH4OH से आया, जो कि आपको पता होना चाहिए एक वीक बेस होता है। और ये Cl कहाँ से आया पता है? HCl से, जो क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे FeCl का Cl कहाँ से आया है? HCl से। ये FeOH का होल थ्राइस से आया है वीक बेस। यहाँ पर आप बताओगे क्या हो जाता है? ठीक है, CaCl2 आ जाता है, और यहाँ पर वो भी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे बेस हैं उनके वीक होने चाहिए, और वहाँ पर आप बताओगे एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सेम उसी की तरह यहाँ पर भी आपको एनालिसिस करनी है, एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो आपको बताया यहाँ पर NH4Cl का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना है। मैंने कहा इसको रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस, और वाटर भी हमारा किस में? H+ OH- में टूटेगा, तो इनको क्या दे देंगे? OH बना लेंगे NH4OH। सही है, वीक बेस बन रहा है। और Cl को अगर हम H दे देते हैं, HCl बना देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सोचने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि रियल में आएंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन से पहले अपने कैटायन और एनायन में टूटेंगे और वाटर से रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पर चलो ये तो वीक बेस है, जो वीक होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो टूट नहीं पाता सही से। लेकिन अगर हम HCl भूल बस बना दिए तो आपको पता है HCl क्या इस रूप में रहेगा? नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है, वो H+Cl- में रहेगा। तो Cl- यहाँ पर, Cl- यहाँ पर कट जाएगा, तो जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। तो अब जो हमारी मेन रिएक्शन वो ये है, याद रखना, यही हमारी मेन रिएक्शन। ऐसे NH4+ मतलब केवल कैटायन ही वाटर से रिएक्शन करने जा रहा है, एनायन वाला नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग से आया था। NH4+ वाटर से रिएक्शन करके NH4OH और H+ बना रहा है, और सोल्यूशन में H+ का मतलब आप बताओगे क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। और यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट आप बताओगे, C से क्या निकालेंगे? CH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH। अब इसके लिए जब हम KH का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर आप फाइनली वहाँ पर बस ऐसे याद रखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन ऑफ KH एंड H, तो सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा। आप बताओगे KH बराबर CH² - H हो जाता है। और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, इफ आप कहोगे H इज लेस देन 1, तो बताओ 1 - H को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 1। उस कंडीशन में KH बराबर क्या आ जाएगा? आप बताओगे CH²। KH बराबर क्या आ जाएगा? CH²। और यहाँ पर क्या हो जाता है? H बराबर जब निकालेंगे तो आप क्या बताओगे? √KH/C, √KH/C हो जाता है। इफ गिवन साल्ट इज वेरी पुअर हाइड्रोलाइज, अल्फा या फिर H इज लेस देन 1, देन 1 - H क्या हो जाएगा? 1। तो KH बराबर क्या होगा? CH²। KH बराबर क्या हो जाएगा? CH² हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो H बराबर क्या लिखोगे भैया यहाँ पर? अब बताए √KH/C। अच्छा, KH का अगर हम क्या बात करते हैं, KW और KB के साथ रिलेशन देखें तो याद रखना यहाँ पर वीक कौन चल रहा है? हमारा बेस वीक चल रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आता है KW/KB। जब हमारा एसिड वीक था तो यहाँ पर क्या आता था? Ka। अब बेस वीक है तो कौन आता है? KB। मैंने कहा जो वीक होगा उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर KH की जहाँ पर ये वैल्यू रख दिया तो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? √, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? KH की जहाँ पर ये रख देते हैं, बताओगे KW/KB × C। तो ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सेम उसी की तरह मिलता जुलता फॉर्मूला सब कुछ, जहाँ पर Ka था यहाँ पर वही KB आ जाता है। KH बराबर KW/KB आता है अगर इस रिलेशन की बात करते हैं। अगर हम H की बात करते हैं तो H में क्या आ जाएगा? तो मैंने आपको बताया √KH/C, और H की वैल्यू रखते हैं KW/KB, तो यहाँ पर √KW/KB × C आ जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन लास्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने देखा KH के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, फिर H की वैल्यू को निकाला। अब आते हैं यहाँ पर हम pH कैलकुलेशन को देखते हैं। सेम वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर CH निकला, CH ये H+ कंसंट्रेशन देखेंगे क्या आ जाएगा? C × H आ जाता है। फिर H की वैल्यू ऊपर से उठा करके रखते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा बस हमें वो ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1/2। उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है? PKW जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 14।
फिर माइनस पी के बी, फिर माइनस लॉग बेस टी। अगर आप देखेंगे ऐसे ही मैंने आपको पिछला वाला भी फॉर्मूला बताया था, वहाँ पर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस चल रहा है, बस यहाँ पर क्या था, वो पी के था, यहाँ पर पी के बी था। मैंने कहा जो वीक होगा उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट पी के ए या फिर के ए, पी के बी या फिर के बी आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका यहाँ पर इनका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप बताओगे दूसरा केस जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसके लिए पीएच कैलकुलेशन अभी किया जाए, ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहां पर बताया गया है द pH ऑफ 0.02 मोलर NH4Cl एक्वस इज, ठीक है, क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। और आपको यहां पर कह रहा है pKb फॉर NH4OH वो दिया गया है 4.73। ऑप्शन यहां पर अगर मैं आपको लिख देता हूं, एक में कह रहा है 3.78 है, अगले ऑप्शन में 4.73 है, नेक्स्ट में कह रहा है 5.48 और नेक्स्ट में यहां पर 7 लिख देता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर हमें करना क्या। देखो आपको यहां पर एक साल्ट है, कैसा साल्ट है बताओ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना हुआ साल्ट है। और इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2 PKW माइनस PKB माइनस लॉग बेस 10C, ठीक है, ये हो जाता है वहाँ पर, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, आपको बताइए यही साल्ट का जो यहाँ पर है NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में जाएगा, ये NH4, अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये NH4 प्लस जब पानी में जाएगा और Cl माइनस में टूटेगा, इसकी कंसंट्रेशन 0.02, तो ये भी कितना बनाएगा इसको 0.02। आपको बताया यहाँ पर वाटर सिलेक्शन कौन करेगा, NH4 प्लस, जो आयन वाटर सिलेक्शन करेगा उसी की कंसंट्रेशन यहाँ पर है। तो चलिए अब यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं। तो pH बराबर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस PKB की वैल्यू कितनी है 4.73, उसके बाद माइनस लॉग बेस 10, और उसके बाद बताओ यहाँ पर इस C की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं 2 × 10⁻², ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाता है कि नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप बताओगे pH बराबर 1/2, यहाँ पर 14 माइनस 4.73, ये माइनस में पावर है तो आपको पता है आगे आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू कितना 0.30। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ पर 14 माइनस 4.73, और यहाँ पर आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0.30, तो 2 में से घटेगा तो 1.70 बचेगा, उसको इधर लाते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 15.70 माइनस 4.73, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 15.70 माइनस 4.73 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो आप करेंगे यहाँ पर 110.97 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 के आसपास आ जाता है। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है। तो वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना था, सबसे मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी थी, उसी को रख करके उसके बाद फिर कैलकुलेशन ही था, आपको कैलकुलेशन ही करना था, ठीक है। चलिए अगला केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर का जो आखिरी केस मैंने आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट जो कि क्या होगा वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना होगा, ठीक है। अगर ऐसे साल्ट की हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, देखना यहाँ पर CH3COO माइनस CH3COO NH4 है, तो यहाँ पर माइनस A प्लस हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर साल्ट मिलते हैं तो अगर आप बताओगे यहाँ पर ये कहाँ से आया होगा, अब बताओगे भाई ये तो वीक एसिड से आया, और NH4 कहाँ से आया,
अब बताओगे वीक बेस से आया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यहाँ पर बात करते हैं एसिडिक एसिड और NH4OH, ठीक है, इन्हीं की वजह से यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर जब जो साल्ट है इसको कह रहे हैं वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर के बना। अगर इनको पानी में डाला जाए तो क्या होगा, क्या सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस का, वो देखते हैं यहाँ पर। तो एनालिसिस और जब इसकी करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लिखने के लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये रिएक्शंस करेगा, पहले माइनस और प्लस में टूटेगा, वाटर रिएक्शन या वीक एसिड से, क्योंकि आपको पता है ये वाटर का H+ पकड़ेगा, ये OH माइनस, ये OH माइनस पकड़े H+, तो वीक एसिड और वीक बेस। अगर वीक बनेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। सही से लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब बताओगे ये रिएक्शंस करने से पहले अपने एनायन और कैटायन में टूटा, फिर वाटर सिलेक्शन करके यहाँ पर ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। और बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन टेक पार्ट इन हाइड्रोलिसिस, मतलब कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर KH कैलकुलेशन, तो अगर KH के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, CH3COO माइनस NH4+ वाटर से रिएक्शन करता है और यहाँ पर CH3COH और NH4+ बना देगा। फिर से वही सेम कहानी, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में C रही होगी तो यहाँ से CH निकला, इन्हीं भी कंसंट्रेशन C थी तो CH निकला, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH × CH। अब इस बार ध्यान देना, जब हम KH को लिखेंगे किसका, एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन इंटू NH4OH की कंसंट्रेशन अपान एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, और अब बताओगे यहाँ पर अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन, इनको रख देते हैं। अब इनकी वैल्यू रखो, इनकी वैल्यू क्या CH, उनकी वैल्यू CH, इसकी वैल्यू क्या है C - CH, इनकी वैल्यू C - CH। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब एक C को कॉमन करेंगे तो एक C और इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी C यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, नीचे अब C नहीं बचेगा क्योंकि जब C को कॉमन करेंगे 1 - H, यहाँ पर भी 1 - H बचेगा और ऊपर भी C नहीं बचेगा। तो फॉर्मूला अब जो यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है, हर कोई ध्यान देगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म्स नहीं दिख रहा है, तो और यहाँ पर KH बराबर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर क्या आ जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पर KH बराबर H²/1 - H का स्क्वायर आ जाता है। क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन नाम की कोई चीज़ दिख रही कहीं पर, नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जब वीक एसिड वीक बेस से मिलकर के कोई साल्ट बना है, ठीक है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन ज़्यादा लेके चलो कम लेके चलो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना KH बराबर H²/1 - H² हो जाता है। सच टाइप हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टाइप के साल्ट की जो हाइड्रोलिसिस होगी वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आया समझ में? तो चलिए अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, फिर यहाँ पर देखते हैं वही कन्वर्जन करते हैं। मैंने कहा कि KH बराबर अभी जो हमने सीखा वो ये था H²/1 - H का स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है। अब कह रहे हैं इफ H इज लेस देन 1, तो 1 - H को लगभग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ अगर ये 1 हो गया तो KH बराबर क्या हो जाएगा, H², तो H बराबर क्या हो जाएगा, √KH, ये आ जाएगा। फिर अगर रिलेशंस की बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन, ठीक है, रिलेशन की बात करते हैं, H बराबर तो आपको पता चला, कह रहा है कि KH बराबर KW/KA × KB। आप देख रहे हैं इस बार दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट में क्या हो जाता है, इसके रिलेशन में इस बार दोनों लोग आ जाते हैं। ये आपको याद करना है, वहाँ पर KH बराबर KW/KA × KB। तो अभी जो हम यहाँ पर देख के आ रहे थे H बराबर √KH, तो KH का इतना बड़ा फॉर्मूला, इतना बड़ा टर्म रख करके यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा H बराबर √KW/KA × KB। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। जब ऐसा बन जाता है तो यहाँ पर pH का फॉर्मूला ये बन के तैयार हो, ठीक है। तो pH कैलकुलेशन अब बताओगे, pH बराबर आ जाएगा कितना, 1/2 pKw + pKa - pKb। ये फॉर्मूला याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया अगर इस टॉपिक से और pH पूछा जाए तो यही पूछा गया, साल्ट हाइड्रोलिसिस में इसी केस से पूछा गया। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 pKw + pKa - pKb, ठीक है। तो आप बताओगे 1/2 pKw तो 14 है, ये सबको पता है। pK जो एसिड का डिस्टिलेशन कांस्टेंट होगा उसका माइनस लॉग लेंगे तो ये, और बेस का डिस्टिलेशन कांस्टेंट के माइनस लॉग को ये आ जाता है। यहाँ पर कहीं पर भी कंसंट्रेशन का टर्म्स है, लॉग का टर्म्स है नहीं है, तो फॉर्मूला याद रखना, यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ pKa,
और वैल्यू ऑफ पी के। ये पूरा सोल्यूशन का पीएच एसिडिक होगा, बेसिक होगा, 7 से ज़्यादा, 7 से कम, 7, ये सारी बातें डिसाइड करेगा कौन? पी के ए और पी के बी। ये डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। और एक टर्म हम लोग को पता है, मैंने पीएच कैलकुलेशन में भी आपको बताया, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या हो जाता है? पी के डब्ल्यू। वैसे एक टर्म और याद रखना, अगर पी के ए प्लस पी के बी वैल्यू को सम कर दिया जाए तो वो कितना बराबर हो जाएगा? पी के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ये भी 14 के बराबर हो जाता है कि पी के डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाता है? 14, 14 ना। तो ये भी पीएच प्लस पीएच का सम 14। वैसे पी के ए प्लस पी के बी, अगर कोई वीक एसिड वीक बेस है तो उनका भी सम करेंगे तो भी कितना हो जाता है? 16। आप बताओगे यहाँ पर 14 के बराबर होगा। चलिए, तीसरा वाला केस इंपॉर्टेंट था। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन CH3COO NH4 माइनस विच टाइप हाइड्रोलिसिस अकर्स। किस प्रकार की हाइड्रोलिसिस यहाँ पर पाई जाएगी? तो बताओ यहाँ पर CH3CO माइनस, बताओ ये क्या है? वीक एसिड और किसका? वीक बेस है। तो इस कंडीशन में दोनों हिस्से वीक हैं तो दोनों हिस्से रिएक्शंस करेंगे, कैटायनिक एनायनिक, मतलब आप बताओगे क्या? बोथ ए एंड बी, ये दोनों रिएक्शंस वहां पर करेंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि पी के ए ऑफ अ वीक एसिड HA इतना है 4.80, पी के बी वीक बेस का कितना हो जाता है यहाँ पर? 4.7 है। द पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ करेस्पॉन्डिंग BA, तो BA जो पीएच आपसे पूछा जा रहा है एक्वस सोल्यूशन BA का क्या होगा? अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपको बताया वीक एसिड वीक बेस से मिल करके एसिड बना होगा, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बताया? 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB, यही तो होता है। तो pH बराबर आ जाएगा 1/2। PKW की बात करते हैं यहाँ पर, ये तो वैल्यू फिक्स होती 14 प्लस PKA की वैल्यू ये दिया गया यहाँ पर। अब बताओ कितना? 4.80 माइनस PKB, ये वैल्यू कितनी है? 4.78। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर वैल्यू को जब हम यहाँ पर घटाते हैं उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 14.02। ठीक है। अपान क्या कर देते हैं? 2, तो आप बताओगे 7.01 आ जाता है। तो आप बताओगे कौन सा यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक साल्ट हाइड्रोलिसिस के केस हो गए हैं कंप्लीट। अगले टर्न पे एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है वहाँ पर बफर सोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। आज इतना करते हैं। थैंक यू।